स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को दूरदर्शन परिवार की ओर से। आज हम आपको बताएंगे कि इस नए साल में हम अपने हृदय को बिल्कुल स्वस्थ दुरुस्त कैसे रख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा दिल यानी हृदय बिल्कुल स्वस्थ रहेगा तभी हमारी जो ज़िंदगी है वो सही ढंग से चलती रहेगी। और इस वक्त ठंड का भी मौसम है। ठंड के मौसम में हम किस तरह से अपने हृदय की देखभाल कर सकते हैं, इस मौसम में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्या इसका उपचार है, क्या सावधानियां हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं हृदय से संबंधित जो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज विशेषज्ञ के रूप में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुल कुमार, जो कि सुप्रसिद्ध हार्ट सर्जन हैं और रिम्स रांची में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और आपको भी नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार की ओर से। आपको भी जी। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ये जो नया साल है इसमें हम सभी बिल्कुल स्वस्थ रहें, हर तरह की जो परेशानियां हैं वो हमसे दूर रहे, और इसके लिए हृदय का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, हम सभी जानते हैं। ये जो ठंड का मौसम है सर, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस मौसम में किस किस तरह की परेशानियों का खतरा बना रहता है? जी, ठंड के मौसम में जैसा हम सभी जानते हैं कि लोगों का बाहर निकलना कम हो जाता है, और जो पहले से हृदय संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं उनकी परेशानियां थोड़ी बढ़ती हैं। तो आमतौर पर अध्ययन पे देखा गया है कि अमूमन दो गुना 2 टाइम्स जो है हार्ट संबंधी परेशानियां ठंड के मौसम में बढ़ जाती हैं। मुख्य समस्याएं जो जैसा आपने पूछा उसमें सबसे ज़रूरी है हृदयघात, जिसको हम अपनी भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं, उसका होना। खासकर ऐसे पॉपुलेशन में, ऐसी जनसंख्या में जो कि थोड़ी वृद्ध है या थोड़ी अधेड़ उम्र की है और जो पहले से किसी हृदय संबंधी बीमारी से पीड़ित ग्रसित है। अगर पहले किसी को हार्ट अटैक नहीं भी हुआ हो लेकिन पहले से हार्ट अटैक कमज़ोर है तो हृदयघात की संभावना 2 गुना बढ़ जाती है आम तौर पे बाकी मौसम से कंपैरिजन करने पे। गर्मी के मौसम में अगर 5 हो रहा है तो ठंड के मौसम में वो 10 हो जाता है। तो इसके विभिन्न कारण हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो ठंड के मौसम में हार्ट अटैक की जो परेशानी है, जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए ठंड के मौसम में विशेष रूप से इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हम तो हमेशा कहते हैं कि कोई भी बीमारी ना हो इसके लिए हम सावधानी अपनाएं। तो इस मौसम में सावधानियों की अगर हम बात करें तो किस तरह से हम अपने हृदय का ख्याल रख सकते हैं? इसको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं सर। एक तो जो ऑलरेडी मरीज़ हैं दिल के, और एक जो है जो स्वस्थ हैं, उम्र बढ़ रही है या हर उम्र में ठंड ना लग जाए, किसी तरह की परेशानी ना हो, तो सावधानियों की क्या बात करेंगे? जी, जैसे कि अभी हमने बात की कि हृदयघात की समस्या या हृदय संबंधी बीमारियां ठंड के मौसम में बढ़ जाती हैं। पहले समाधान से पहले हमें समस्या पता करना होगा, समस्या होती क्यों है। जी, जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि 2 कैटेगरी के लोग हैं, पेशेंट्स हैं। एक तो है जो पहले से जिनको हार्ट संबंधी या हृदय संबंधी बीमारियां हैं, और एक वो जो पहले से स्वस्थ हैं तो उनको क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो हम पहले वर्ग पे आते हैं जिनको पहले से हृदय की समस्या है। तो ऐसे मरीज अमूमन उनको पहले से डायबिटीज़ या थायराइड ऐसी समस्याएं रहती हैं। ना भी हों तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई समस्या है लेकिन सिर्फ हृदय की समस्या है। तो ऐसे मौसम में सबसे ज़रूरी है कि अत्यधिक ठंड से बचें। जैसे बहुत लोगों को सैर करने की आदत होती है, सुबह 5 बजे उठ के या 6 बजे उठ के सैर करने जाते हैं। तो ऐसे मौसम में अभी परहेज़ करें। सूरज निकलने के बाद ही अच्छी तरह से धूप हो जाए, थोड़ी ठंड कम हो जाए, धुंध छट जाए, तब वॉक करने निकलें, ज़्यादा बेहतर है। आजकल के टाइम में जैसे रांची के मौसम में मुझे लगता है कि 8, साढ़े 8 बजे का टाइम या 7, साढ़े 7, 8 बजे का टाइम वो बेटर है, उपयुक्त टाइम है जिसमें आप सैर कर सकते हैं। और शाम में भी जाते हैं बहुत लोग। शाम में बहुत लोग जाते हैं, तो शाम में भी धूप ढलने से पहले आपको वापस घर आ जाना है ताकि ठंड या शीतलहर या उसका सामना ना हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंड की वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर की धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं। तो शरीर का कोई भी अंग हो, हृदय में ही मान लीजिए, ठंड की वजह से वहाँ की धमनियाँ भी सिकुड़ती हैं। अगर पहले से आपको हार्ट की समस्या है तो वो हृदयघात में तब्दील हो सकता है और पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरा है
इस मौसम में लोग खान पान थोड़ा ज़्यादा होता है, शादी ब्याह का भी मौसम होता है, बिल्कुल फेस्टिव सीजन जी होता है। फेस्टिव सीजन होता है, एंड ऑफ ईयर हुआ अभी कुछ दिनों पहले, तो उसमें बहुत लोगों ने पिकनिक किया, पार्टी की, तो उसमें खाना पीना और तेल ये सब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। साथ में बहुत लोग वाइन और मदिरा पान अल्कोहल का इंटेक भी बढ़ता है, सिगरेट स्मोकिंग बढ़ जाती है, तो ये भी एक मुख्य कारण है हृदय की समस्या ठंड में बढ़ने का कारण। ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है इसमें। बिल्कुल। तीसरी बात करें तो खान पान हो गया, व्यायाम हो गया, और तीसरा जो होता है कि इस मौसम में लोगों को लगता है कि ठंड बढ़ रही है तो हमें थोड़ा और एक्सरसाइज करना चाहिए, या बहुत लोगों का न्यू ईयर रिजोल्यूशन होता है, जैसे अभी 1 तारीख बीता अभी, तो बहुत लोगों ने डिसाइड किया हो कि हम 1 जनवरी से एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, या फिर हम सैर करना ज़्यादा शुरू करेंगे, या हम अपना ड्यूरेशन बढ़ाएंगे व्यायाम करने का। तो भी एक मुख्य कारण है कि नए ईयर रेजोल्यूशन में कोई अगर ओवर एंथुजियास्टिक होके अधिक क्रैशिल हो जाते हैं, अधिक उत्साहित होकर अपना जिम चले गए, और जहां अमूमन 10-20 मिनट आधे घंटे करना था 1 घंटा करने लगे, तो वो भी एक कारण है ऐसा समस्या होने का, हृदय संबंधी समस्याएं होने का। जी, ये तो बात हो गई ऐसे वर्ग में जो पहले से हृदय की समस्या से पीड़ित हैं। जो बिल्कुल स्वस्थ हैं उनको भी ध्यान रखना है, जैसे जो चीज़ें उन पर लागू है ये चीज़ें इधर इस वर्ग में भी लागू हैं, उनको भी अत्यधिक मात्रा में खान पान या ठंड के मौसम में जो जैसे हमने बात की वो अवॉइड करना है। ठंडे मौसम में अत्यधिक ठंड होने पर सैर अवॉइड करना है, और व्यायाम की जो बात होती है वो भी अपने उम्र को देखते हुए और अपने फिजिकल एबिलिटी को देखते हुए, शारीरिक क्षमता को देखते हुए करना है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो इन दोनों वर्ग में ये सारी चीज़ें प्रिकॉशन अगर हम फॉलो करें तो काफ़ी हद तक हृदय संबंधी बीमारी से बच सकते हैं। जी, बहुत सारी सावधानियां जो हैं वो आपने बताई हैं, और बिल्कुल मौसम के अनुकूल, और जो जिस ठंड के मौसम की हम बात कर रहे हैं और ये फेस्टिव सीज़न की हम बात कर रहे हैं, उस समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हृदय संबंधी जो समस्याएं हैं वो ना हो, इसके लिए तो हमने बात की, लेकिन अगर परेशानियां बढ़ जाती हैं सर किसी कारण से, कुछ लापरवाही हो गई, या फिर अब कब कैसे बढ़ जाता है किसी को समझ में भी नहीं आता है कई बार, तो क्या लक्षण उभर कर आते हैं और तुरंत संकेत देते हैं हमें कि फौरन एक बार दिखा लेना चाहिए? सबसे ज़रूरी जो आपने सही अच्छा सवाल पूछा कि सबसे ज़रूरी ये है कि जो मरीज पहले से हृदय संबंधी बीमारी से पीड़ित हैं या किसी भी तरह की समस्या है, चाहे वो वाल्व का प्रॉब्लम हो, चाहे वो हृदय की नसों का ब्लॉकेज का प्रॉब्लम हो, वो दवाई अगर पहले से ले रहे हैं तो दवाइयाँ कंटिन्यू रखें। दवाई किसी भी कम नहीं होनी चाहिए, और जो आपके डॉक्टर ने, चिकित्सक ने परामर्श दिया है उसके हिसाब से दवाइयाँ चालू रखें। जो लक्षण की बात करें तो जैसे पहले भी इस कार्यक्रम में बात कर चुके हैं, सबसे ज़रूरी लक्षण जो होता है हार्ट संबंधी, किसी को अगर हृदयघात हुआ है तो अत्यधिक पसीना होना, या तीव्र पेन होना, दर्द होना छाती में बाईं तरफ, वो पेन जो है वो आपको हाथ की तरफ भी रेडिएट हो सकता है, पीठ की तरफ जा सकता है, पेट में जलन हो सकती है। बहुत लोगों को लगता है कि गैस हो गई है, पर अमूमन जब हम जांच करते हैं तो पता चलता है गैस नहीं, वो हृदयघात हुआ था। तो खासकर ऐसे वृद्ध पॉपुलेशन में जो 50-60 साल से 50 से ऊपर हैं और जिनको पहले से कुछ हार्ट की समस्या है, उनको ऐसा कुछ लक्षण मिलता है जिसमें पेट में जलन हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, दर्द पीछे की तरफ जा रहा है या बाएं हाथ की तरफ आ रहा है, या आपको जॉ की तरफ जा रहा है, आपके जबड़ों की तरफ जा रहा है, तो वो भी एक लक्षण हो सकता है कि आपको हृदयघात हो रहा है। इस सिचुएशन में तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श लें, और अगर संभव हो तो रिम्स आ जाएं। रिम्स में उचित पर्याप्त इलाज संभव है, और इमरजेंसी हमारे यहाँ अच्छी है, कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी की इमरजेंसी यहाँ चलती है हमारे यहाँ, त्वरित हमारे यहाँ आएँ। और रहा सवाल ऐसे वर्ग का है, उसकी बात कर लेता हूँ जिनको पहले से हार्ट की समस्या नहीं है और जो पहले से दवाइयाँ भी ले रहे हैं, लेकिन ऐसे लक्षण उनको मिलते हैं अगर तो शुरुआत में तो हो सकता है कि किसी बीमारी की शुरुआत हो, तुरंत नज़दीकी चिकित्सक का परामर्श लें और ज़रूरत पड़ने पर रिम्स आएँ। बिल्कुल। तो ये जो लक्षण है इन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लक्षण हम नहीं पहचान पाते हैं, देर हो जाती है, तो फिर बात आगे चलकर बिगड़ भी सकती है। तो अभी जो आपने जो एक्सरसाइज की बात की थी डॉक्टर साहब कि मतलब लोग संकल्प ले लेते हैं कि अब ज़्यादा करेंगे, और हम देख भी रहे हैं इधर कि बहुत ज़्यादा लोग इसके कटघरे में आ रहे हैं, लोग ज़्यादा जिम कर रहे हैं, और कई लोगों की मौत तक हो गई है, बहुत कम उम्र में भी हो गई है। तो इसके कुछ खास कारण होते हैं क्या? जी बिल्कुल। हर एक व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है एक्सरसाइज करने की, व्यायाम करने की,
और कितना व्यायाम करना चाहिए, जो हमारे यहाँ शोध अध्ययन से पता चला है कि अगर आप आधे घंटे से 40 मिनट जी हफ्ते में 5 दिन भी अगर ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, अच्छा, तो वो सफिशिएंट है हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए। आजकल का ट्रेंड है या फैशन है या जो सोशल मीडिया पे फिल्मों में दिखाते हैं कि बॉडी बन गई है लोगों की, तो काफ़ी नवयुवक इस चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं और अपनी बॉडी क्षमता से अधिक व्यायाम करते हैं, जी, जो कि किसी भी तरह से उचित नहीं है। उसमें ओवर एग्जर्शन होता है, अत्यधिक श्रम होता है, तो हार्ट पे आपके जोर पड़ता है जी। हार्ट हो सकता है कि होता क्या है कि ऐसे लोग पहले कभी अपने हृदय संबंधी जांच नहीं कराते हैं। 25-30 साल के युवा जिम जाते हैं और जिम शुरू करना शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले उनको अपने हार्ट की स्थिति पता नहीं होती है। हो सकता है कि हमारे रीजन में, झारखंड में, हमने ये देखा है अपने प्रैक्टिस में, रिम्स में जो पेशेंट्स आते हैं वो अमूमन थोड़े लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के होते हैं। अच्छा। मतलब खान पान, जीवन शैली थोड़ा सा मतलब लोअर साइड की तरफ होती है, क्योंकि हमारा रीजन थोड़ा हल्का सा पिछड़ा है बाकी जगहों से। तो हमने ये देखा है कि जो गांवों से नवयुवक आते हैं वो थोड़े जैसे हमने बताया कि लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं। उनको पता नहीं होता है कि पहले से उनके हार्ट की क्या समस्या है और वो अपने को ओवर एग्जर्ट करते हैं, कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं, तो उसका हम परिणाम भुगतते हैं कि जिम में गए और कुछ ऐसा हो गया। ये दोनों तरफ है, लो सोशियो इकोनॉमिक जो हमने बात की हमारे रीजन में, और बाकी बड़े महानगरों में जो हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है उनके साथ भी। उनके साथ इसलिए ऐसा होता है कि वो अधिक दवाइयाँ लेते हैं, अधिक श्रम करते हैं। हमारे यहाँ इसलिए होता है कि श्रम कम है, लेकिन बिना जानकारी के और बिना हार्ट के पहले कंडीशन के बगैर वो अपना काम करना शुरू करते हैं। मतलब जानकारियों का अभाव, ये हम कह सकते हैं। दोनों स्थिति में ये चीजें हो जाती हैं। जी, मतलब जानकारियों का अभाव और लापरवाही, अगर ये सब चीजें हों तो बात जो है वो बिगड़ सकती है। बिल्कुल, आगे चलकर जो हम अच्छे के लिए करने जाते हैं, हो सकता है उसके परिणाम जो है वो दूसरे निकल जाएं। तो किसी भी तरह का, जैसे हमने बात की जिम की, व्यायाम की, या जैसे आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि आजकल नए लोगों में हार्ट संबंधी कई सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं। तो ये मेरी सलाह होगी कि कोई भी इस तरह का करने से पहले जिसमें अत्यधिक श्रम की आवश्यकता हो, या जिसमें आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं जिम में, या पुशअप कर रहे हैं, या फिर आजकल बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं पेट कम करने के लिए या बॉडी बनाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए, तो हर चीज़ का एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक आधार होना चाहिए जी। ये नहीं कि, सबसे जरूरी बात है कि आप ऐसे अगर आप जिम जा भी रहे हैं तो किसी ट्रेंड जिम इंस्ट्रक्टर के अंडर रहें, जो कि उसको पता हो कि भाई आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कितना एक्सरसाइज करना है, आपको कितना खाना खाना है। ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और परहेज ना करें, नहीं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको जरूरी परहेज भी करना है, दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। तो ये बात ध्यान देने योग्य है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इंस्ट्रक्टर के अधीन में हम रहकर अगर जिम वाली जो चीज़ें हैं वो करें। और ऐसे सर, जैसे आपने कहा कि 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो बहुत लोग ब्रिस्क वॉक के लिए नहीं जा पाते हैं, तो घर में ही साइकिलिंग है या अदर योगा है या और अदर वेज में लोग करते हैं घर पर ही, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, योगा के बारे में जो आपने बोला, योगा सर्वोत्तम सही चीज़ है हमारे परिवेश के लिए, और योगा चूँकि हमारे भारतीय संस्कृति में बिल्कुल ओतप्रोत है, तो योगा इंस्ट्रक्टर अगर है आपके पास, या आप खुद से अगर योगा जानते हैं, तो उससे अच्छा चीज़ कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि योग में भी ऐसे बहुत सारे व्यायाम हैं जिनके थ्रू अपना वजन घटा सकते हैं, अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, सांस की क्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें मैं जरूर फिर से सलाह देना चाहूँगा कि ऐसा एक्सरसाइज जो खासकर आजकल मैंने बहुत लोगों को सुना है कि अनुलोम विलोम और सांस की एक्सरसाइज जो होती है, जो कपालभाति हुआ या अनुलोम विलोम हुआ, इसमें क्या है कि सांस की वजह से भी हार्ट में उतार चढ़ाव होता है। तो कभी फास्ट सांस ले रहे हैं, स्लो सांस ले रहे हैं, कैसे सांस ले, लंबी सांस खींच रहे हैं, लंबी सांस छोड़ रहे हैं, तो उससे भी चक्कर आ सकता है, हार्ट पे अत्यधिक दबाव पड़ सकता है। तो सांस की एक्सरसाइज जो है उसको भी संभल के करें, उसके पहले अपने चिकित्सक से परामर्श लें। बिल्कुल। और मेरी सलाह रही कि बिना सुपरविजन के एक्सरसाइज ना करें, खासकर ऐसे मरीज जिनको पहले मिर्गी की समस्या थी और साथ में हार्ट की समस्या भी है, ये चीज़ ध्यान देनी होगी। बिल्कुल। और साइकिलिंग वगैरह तो अपने स्टैमिना के अनुसार। जी, साइकिलिंग में भी दो तरह का है, एक आजकल क्रॉस ट्रेनर आता है जिसमें हाथ एक्सरसाइज भी होता है, पैर का भी होता है, तो उससे आपको पूरे शरीर का व्यायाम होता है। और एक नॉर्मल साइकिलिंग है जिसको आप अपना साइकिल चला सकते हैं। दोनों क्रियाएं ठीक हैं, दोनों आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता से अधिक ना करें, अपने बॉडी की रिक्वायरमेंट को पहचानें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि अपने बॉडी के स्टैमिना को, अपने रिक्वायरमेंट को पहचानें और उसके अनुरूप ही हम व्यायाम करें। व्यायाम तो करना ही है, हृदय को स्वस्थ रखना है तो व्यायाम करना है। हृदय के लिए कुछ खास तरह के व्यायाम सजेस्ट करेंगे सर? जी, व्यायाम मुख्यतः दो तरह के होते हैं।
जो हम लोग अपनी भाषा में आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक कहते हैं। तो जो हार्ट के लिए बेस्ट होता है, ऐसे एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग भी उसी में आता है। या बहुत लोग उसमें जॉगिंग भी करते हैं, ब्रिस्क जॉगिंग हुआ या फास्ट रनिंग हुआ। तो एरोबिक एक्सरसाइजेज हार्ट के लिए अच्छा है, जिसमें हार्ट की पंपिंग डेवलप होती है। उससे ये फ़ायदा होता है कि हार्ट में नए चैनल्स बनते हैं। जैसे नॉर्मली हार्ट की 3 धमनियाँ होती हैं, वो अपना हार्ट को सप्लाई करती हैं। अगर हम हार्ट को और अच्छा स्वस्थ रखना चाहते हैं तो कोलैटरल्स को अपनी भाषा में कहते हैं। एक्सरसाइज करने से, एरोबिक एक्सरसाइज करने से हार्ट पे नई धमनियाँ बनती हैं, नए कनेक्शंस बनते हैं। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई आपकी धमनी ब्लॉक हो गई, तो कोलैटरल के थ्रू या अन्य, इसको हम कह सकते हैं बाईपास रोड आप कह सकते हैं। कि जैसे शहर में तो रोड होता ही है, लेकिन जैसे सरकार बाईपास रोड बना देती है। तो क्या है कि एक्सरसाइज करने से बाईपास रोड डेवलप होता है। अगर कोई मुख्य रोड ब्लॉक भी हो गई तो आप बाईपास से खून जाता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है एरोबिक एक्सरसाइज से। बिल्कुल जी बिल्कुल, मतलब अवरोध किसी तरह से उत्पन्न नहीं होता है। अब बाईपास की आपने जिक्र किया है, तो मुझे भी इसके इलाज की, चूंकि आप सर्जन है और बाईपास सर्जरी करते हैं, तो अब हम इस पर आने ही वाले थे कि मतलब बाई चांस अगर ये जांच में कुछ हृदय रोग निकल जाता है या हार्ट अटैक की जो आपने बात की है, हार्ट अटैक में कितनी जल्दी मरीज को जो है वो हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए, और उसके बाद जो इलाज की जो प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए, ये भी लोगों को पता होना चाहिए। कहाँ जाएं, इलाज का इसकी शुरुआत कैसे हो, क्या मतलब सही रहेगा कि इसका जो परिणाम है वो सही हो। जी, जैसे अगर किसी को हृदयघात होता है तो जैसा मैंने लक्षण बताया, उस लक्षणों से अगर आप किसी चिकित्सक के पास गए और आपको डायग्नोज हुआ, आपको पता चला कि हृदयघात हुआ है, तो अगर वो चिकित्सक नॉर्मली क्या है कि जो फिजिशियन होते हैं। सर कितनी जल्दी हमको उसको ले जाना चाहिए, पहले तो ये जानना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि विदिन 60 to 90 मिनट्स आपका 60 से 90 मिनट के बीच आपका इलाज शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा, मतलब हम कहते हैं अपनी भाषा में कि मिनट्स मीन्स मसल्स। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे हार्ट का मसल्स खराब होता जाता है। जी जी। तो आपके हृदयघात से लेकर आपके उचित इलाज के बीच में 60 से 90 मिनट का डिफरेंस, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब लक्षण हमने बताया, लक्षण को पकड़कर जितनी जल्दी हो सके बिल्कुल फौरन जाना चाहिए। विदिन 60 to 90 मिनट्स आपको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, जो सही चिकित्सा, जो सही इंटरवेंशन है वो हो जाना चाहिए। जी जी। तो उसमें जैसे मैंने बताया कि अगर आपको हृदयघात डायग्नोज हुआ है, आप चिकित्सक के पास गए, उसने डायग्नोज किया कि भाई आपको हृदयघात हुआ है, आपको हार्ट अटैक हुआ है जी, तो कोशिश करनी चाहिए कि वहीं पे, आजकल फिजिशियंस हैं काफ़ी काबिल हमारे यहाँ हैं, वो तुरंत दवाई दे देते हैं, एस्पिरिन देते हैं। वो लोग एस्पिरिन देकर वो रेफ़र कर देते हैं जी। रिम्स में आने के बाद या किसी भी ऐसे संस्थान में जाने के बाद जहाँ आप जा सकते हैं वहाँ चले जाएँ। वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट नॉर्मली इस चीज़ को देखते हैं, वो आपकी जाँच करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर आपका एंजियोग्राफी होता है। एंजियोग्राफी करने के बाद अगर ब्लॉकेज है तो वो लोग पहले स्टेंट की कोशिश करते हैं, स्टेंट डालते हैं। पाइप एक वो प्लास्टिक, आसान भाषा में समझे तो इलास्टिक पाइप होता है, जहाँ ब्लॉकेज है वहाँ डाल देते हैं, जिसके थ्रू वो ब्लॉकेज खुल जाता है। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा अवरुद्ध हुआ, ज़्यादा ब्लॉकेज है, तब वो हमारे पास कार्डियक सर्जन को भेजते हैं, बाईपास सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन तब तक अमूमन क्या होता है कि 90 मिनट से ऊपर टाइम हो जाता है। तो हम लोग पेशेंट की स्थिति देखते हुए, अगर स्टेबल पेशेंट है तो हम लोग प्लान करते हैं ऑपरेशन, अगर स्टेबल पेशेंट नहीं है तो दवाइयों पर रख के फिर कुछ दिनों के बाद उसके बाईपास सर्जरी प्लान करते हैं। अच्छा, तो ये जो सर्जरी है, सर्जरी तो खैर नाम से ही थोड़ा हम सबको डर लगता है, तो ये जो सर्जरी है वो मतलब कितना पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं? जी जी जी। देखिए, बाईपास सर्जरी जो है वो तभी आज के समय युग में किया जाता है जब कोई ऑप्शन ना बचा हो, ब्लॉकेज ज़्यादा बढ़ गया हो, जिसको स्टेंट के थ्रू नहीं कर सकते। इसमें कुछ एज की भी बार होती है सर? नहीं, सर्जरी किसी भी उम्र में हो सकती है? जी बिल्कुल, सर्जरी किसी भी उम्र में की जा सकती है, लेकिन हाँ, एज के हिसाब से जो रिस्क होता है वो थोड़ा बढ़ता है। जैसे अगर यंग पेशेंट्स में 40 से 50, 40 से 60 वर्ष की उम्र में अगर पेशेंट्स को हम ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें रिस्क थोड़ा कम होता है, 60 के अबव थोड़ा रिस्क बढ़ता है जी। लेकिन मैं बता दूं कि सर्जरी एक कह सकते हैं तो गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं कि मतलब उससे अच्छा नहीं हो सकता है। स्टेंट आप लगाते हैं, अच्छी बात है, वो त्वरित काम है, उससे जान बच जाती है और पेशेंट ठीक भी हो जाता है। लेकिन हाँ, किसी वजह से स्टेंट ना लग रहा हो या पेशेंट स्टेंट लगाने की क्षमता ना रखता हो या किसी वजह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो तो हमारे पास आते हैं। तो सर्जरी का रिजल्ट स्टेंट के रिजल्ट से बराबर या उससे बेहतर होता है जी जी। तो एक बार सर्जरी हो गई तो फिर वो बिल्कुल जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से सामान्य हो जाता है? जी बिल्कुल, उसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि सर्जरी बड़ी सर्जरी होती है
और जैसे हमारे सेंटर पे रिम्स में भी हम लोग ओपन हार्ट कर रहे हैं, छाती की हड्डी को काट के करते हैं। लेकिन अच्छा, ओपन हार्ट और बाईपास अलग अलग दो चीज़ें हैं? जी बिल्कुल, थोड़ा डिफरेंस है। ओपन हार्ट में क्या होता है कि हम लोग हार्ट को खोलते हैं, हार्ट के ऊपर चीरा लगा के हार्ट को रोक के हार्ट को खोलते हैं। अच्छा, दैट इज ओपन हार्ट, वो ओपन हार्ट हुआ। और बाईपास सर्जरी हुआ कि बिना हार्ट को खोले हुए, हार्ट के ऊपर, चूंकि जो नसें होती हैं वो हार्ट के ऊपर होती हैं, हार्ट ये है, नसें ऊपर है, तो आप हार्ट को नहीं खोल रहे हैं, आप बस नसों को बाईपास कर दे रहे हैं। यहाँ से हम यहाँ से हमने बाईपास कर दिया। जो एक मेन धमनी होती है हार्ट की, और ये 3 नसें हैं, ये मान ली धमनी है, ये धमनी हुआ और ये 3 नसें निकल रही हैं, महाधमनी है, ये 3 नसें निकल रही हैं। तो बाईपास सर्जरी में ये मान लीजिए हार्ट है, ये हार्ट बीट कर रहा है, तो हमने हार्ट को खोला नहीं, हमने पैर से या छाती की हड्डी के बगल में नस होती है, उस नस को हम लोग निकालते हैं और यहाँ महाधमनी में जोड़ के, जहाँ मान लीजिए यहाँ ब्लॉकेज है, यहाँ हमने कर दिया। बाईपास मतलब कि जो ब्लॉकेज है उसको बाईपास कर दिया। ये बाईपास सर्जरी होती है कि जो ब्लॉकेज है आपने बाईपास कर दिया। यहाँ एक नई धमनी लगा के हमने इसको ऐसे बाईपास कर दिया। तो ये प्रक्रिया होती है बाईपास सर्जरी की। तो इसका जैसे मैंने बताया कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, रिस्क थोड़ा रहता है, लेकिन अमूमन 2 से 3 महीने में मरीज बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो एक बार जब सर्जरी हो जाती है या फिर स्टेंट लग जाते हैं, उसके बाद भी सावधानी की ज़रूरत है या फिर हृदय रोग से बिल्कुल हम मुक्त हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप स्टेंटिंग भी हुई है या फिर बाईपास सर्जरी भी हुआ है, दोनों से कोई भी हुआ है, तो आपको जो प्रिकॉशन आप पहले ले रहे थे वही आपको बाद में भी लेना है। दवाइयाँ थोड़ी कम हो जाती हैं, लेकिन प्रिकॉशन आपको मेंटेन रखना है। क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि अब इसको ऐसा कहें कि नेचुरल कोर्स ऐसा है कि अब ईश्वर के द्वारा ऐसा बनाया हुआ है कि एक बार ब्लॉकेज हुआ या स्टेंट लगा या कुछ भी ऐसे हृदय की समस्या होती है तो वो दोबारा हो सकती है, रिकरेंट हो सकती है। अच्छा। जब तक कि आप प्रिकॉशन ना रखें, प्रिकॉशन नहीं रखते हैं तो बीमारी दोबारा से हो सकती है। अपनी भाषा में हम कहते हैं कि स्टेंट की लाइफ जो होती है वो 5 से 10 साल होती है। अच्छा। कभी कभी जल्दी ब्लॉकेज भी हो जाता है, खासकर ऐसे मरीज जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनमें ये समस्या ज़्यादा होती है। एक बार ब्लॉकेज हुआ, दोबारा ब्लॉकेज हो सकता है, तिबारा ब्लॉकेज हो सकता है। सर्जरी के बाद भी ये समस्या आती है, जो आपने नस लगाई है, जो हमने बाईपास किया, वो नस भी ब्लॉक हो सकती है। अगर आपने डायबिटीज़ या शुगर कंट्रोल नहीं किया या खान पान की व्यवस्था नहीं रखी या फिर व्यायाम नहीं किया, तो इन सब वजहों से भी दोबारा से वो बीमारी हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, पहले की अपेक्षा सर्जरी या स्टेंटिंग के बाद मरीजों की उम्र, मरीजों की लाइफस्टाइल इंक्रीज होता है, वो अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लेते हैं, उनको आराम बाकी जगहों से मिलता है, लेकिन ये जरूरी है कि आप प्रिकॉशन मेंटेन रखें। बिल्कुल, मतलब कुछ समय के बाद सामान्य गतिविधियां जो है वो चालू रख सकते हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं सोचना है कि एक बार ये सब इलाज हो गया तो फिर बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त हो गए। एक आर्टरी अगर ब्लॉकेज है तो बाद में दूसरी आर्टरी भी ब्लॉक हो सकती है या सेम जगह भी हो सकती है, तो इस तरह की सावधानी तो रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर इलाज की बात करें सर, तो एक तो रिम्स में है आप, तो रिम्स में क्या क्या अरेंजमेंट्स है, क्या क्या सुविधाएं हैं वहाँ पर, और ये भी हम जानना चाहेंगे कि रिम्स तक जो नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं पाते हैं, वो कहाँ जा सकते हैं? जी, रिम्स में तो काफ़ी अच्छा है हमारा कार्डियक डिपार्टमेंट। कार्डियक डिपार्टमेंट में कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी दो विभाग हुए हैं हमारे। कार्डियोलॉजी में जैसे मैंने बताया कि प्रथम जो पेशेंट आता है वो कार्डियोलॉजी, जो हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे मित्र हैं, वो देखते हैं। स्टेंटिंग की आवश्यकता हो, एंजियोग्राफी की आवश्यकता हो, वो सब वो करते हैं। पेसमेकर लगाना हो, वो करते हैं। उसके बाद पेशेंट अगर वहाँ किसी वजह से इलाज नहीं संभव हो पाया, जैसे मैंने बताया कि स्टेंटिंग नहीं हो सकती या किसी और वजह से, तब वो हमारे पास कार्डियक सर्जरी के लिए आते हैं। कार्डियक सर्जरी में 2 तरह की है, जैसे हमने बात की, एक वाल्व सर्जरीज होती हैं हमारे यहाँ, और एक आपको बाईपास सर्जरी होती है। तो वाल्व सर्जरी ओपन हार्ट हो गया, बाईपास जैसे मैंने बताया कि हम लोग ऊपर से करते हैं। जी, ये दोनों सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। ऐसे मरीज जो रिम्स किसी वजह से नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए हमारी यही सलाह होगी कि जो नज़दीकी बड़े अस्पताल, आज सदर अस्पताल में भी हार्ट संबंधी परामर्श मिलने लगे। जी, और हमने जैसे पढ़ा है, सुना है, देखा है कि सरकार का ये प्रयास है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सदर जो है इक्विप्ड रहे, हार्ट सेंटर्स बनाए जाए हर एक सदर अस्पताल में या हर एक सेंटर्स में। कम से कम प्राथमिक उपचार तो मिल जाए। जी, प्राथमिक उपचार, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बोला कि हार्ट के पेशेंट में प्राथमिक उपचार बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मरीज, जैसे मैंने बताया कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 60 to 90 मिनट्स है, अगर उसका इलाज शुरू हो जाता है तो वो मरीज के बचने की संभावना 75% बढ़ जाती है। बिल्कुल,
मतलब अगर सही समय पे इलाज मिल जाए, अगर 60 to 90 मिनट्स में वो किसी ऐसे सेंटर पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसको दवाई भी मिल जाएगा, भले स्टेंटिंग ना हो, लेकिन एक बार स्टेबल कर दिया जाए, स्टेबल हो जाए तो 75% चांस बढ़ जाता है कि मरीज को आगे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। और सरकार की तरफ से तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं कि एक बार स्टेबल हो जाए, प्राथमिक जो दवाएं हैं वो मिल जाएं और उसके बाद उनको बड़े अस्पताल में रेफर कर दी जाए, तो वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था, वहाँ पर इलाज की व्यवस्था, जैसे अब ये सभी 108 एम्बुलेंस सेवा चल रही है, काफ़ी मरीज उससे आते हैं, काफ़ी उससे फ़ायदा भी होता है, मरीजों को समय पर पहुँच जाते हैं। आजकल रोड्स अच्छी हो गई हैं तो उसकी वजह से क्या है कि पेशेंट्स का इनफ्लो हो गया है और काफ़ी लोगों की जान भी बच रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 108 जो एम्बुलेंस है उसकी जो भूमिका है वो बहुत अच्छी है और इसका लाभ भी लोगों को ज़रूर उठाना चाहिए। 108 एम्बुलेंस में फ़ोन करके तुरंत आप उपचार के लिए, इलाज के लिए आप जा भी सकते हैं। तो ये जानकारियाँ बहुत ज़रूरी हैं लोगों के अंदर रहने की, क्योंकि जानकारियों के अभाव में कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं, लक्षणों को पहुँच नहीं पाते हैं समय पर और मौत के मुँह में चले जाते हैं। इसलिए लोगों को, अपने परिवार को जानकारियाँ देना बहुत ज़रूरी है। तो सर समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, बहुत कम समय हमारे पास में, चलते चलते बस चूँकि भोजन की बात हमने की है तो क्या खाएं और क्या ना खाएं, कुछ चंद शब्दों में आप बता दें सर। जी, मेरा विचार है कि खान पान में जो तली भुनी चीज़ें, सबसे सिंपल टर्म में बात करें, तली भुनी चीज़ें कम से कम खाएं। इस मौसम में काफ़ी, जैसे हमने बात की कि बढ़ जाता है, रिच फूड्स का इंटेक बढ़ जाता है, वसा का इंटेक बढ़ जाता है, तो कम से कम तेल, तली भुनी चीज़ें अवॉइड करें। अपने डाइट में रफेज, जिसको सलाद कहते हैं, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें और जो खाते हैं वो खाएं, उसमें कुछ कमी नहीं करनी है। जो थोड़े मोटे हैं, जिनका वज़न बढ़ा हुआ है, मेरी सलाह है कि वो 1/4 से कम कर दें खाना, और जो पहले से फिट हैं वो अपना रेगुलर रूटीन मेंटेन रखें। बिल्कुल। और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट स्मोकिंग, एक्सेसिव स्मोकिंग। अगर स्मोकर्स हैं तो छोड़ देने में भलाई है, क्योंकि स्मोकिंग कभी भी हार्ट के लिए या शरीर के लिए अच्छा नहीं है। स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें, और अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो अवॉइड करें, कम कर दें। शराब का सेवन कम से कम करें और स्वस्थ रहें, और व्यायाम रेगुलर करें और परिवार के साथ टाइम बिताएं, उससे भी स्ट्रेस कम होता है और हार्ट स्वस्थ रहता है। बिल्कुल। तो चलते चलते ये बात आपने बहुत अच्छी कही सर कि तनाव में नहीं रहना है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण तो आज के समय में तनाव भी है। हम अच्छा भोजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर तनावग्रस्त रहेंगे तो कहीं से हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसलिए नए वर्ष में हम आपके लिए यही दुआ करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, तनाव मुक्त रहें और बिल्कुल अपने हृदय को चुस्त दुरुस्त रखें। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही कीमती वक्त अपना दिया है इस नए साल में। आपने हमारे बीच आकर बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लोगों को दी है ताकि लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें। तो आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और फिर से नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए सर, आपको और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार।